गुड इवनिंग आप सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस सीजीपीएससी मेंस की इकोनॉमी की क्लास में। इस क्लास में हम जो है लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक चालू किया था वो था हमारा गरीबी से रिलेटेड हमने चैप्टर शुरू किया था। तो उसमें हमने लॉरेंज वक्र को देखा था और क्या है गिनी गुणांक, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक को वहाँ पर डिस्कस किए थे। तो उसको हमने लास्ट क्लास में समझ लिए थे। लॉरेंज वक्र से आप लोग क्या समझते हो? गिनी गुणांक जो गरीबी के मापन के लिए, सापेक्ष गरीबी के मापन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने निरपेक्ष गरीबी को देखा था। निरपेक्ष गरीबी से आप क्या समझते हैं? और जो भारत में जो गरीबी का जो मापन है वह निरपेक्ष गरीबी के प्रतिमान के रूप में किया जाता है। तो उसमें फिर हम विभिन्न कमेटियों के माध्यम से हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। विभिन्न कमेटियां समय समय पर अपना एक सुझाव, अपनी एक परिभाषा, विभिन्न कमेटियों ने अपनी सुझाव दिए हुए हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि विभिन्न कमेटियों का क्या इतिहास रहा है और उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पर सेट किए थे पहले अपने सुझावों में। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाएंगे और बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार कंफर्म बता देंगे ताकि हम क्लास अपनी कंटिन्यू रख पाएंगे। फिर जल्दी से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाएंगे। फिर हम तो भारत में जो गरीबी निर्धारण का इतिहास रहा है उसमें क्या है, सबसे पहले जो दादा भाई नौरोजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दादा भाई नौरोजी जो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने अपनी एक बुक थी उनकी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। उनकी बहुत ही प्रसिद्ध बुक है एक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें उन्होंने गरीबी के जो मापने का जो पैमाना है उसको न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया है। जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति से पहली बार गरीबी का मापन इन्होंने किया था। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में बताया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये दादा भाई नौरोजी की बुक है, बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है इससे रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या है पूछा गया आप लोग से, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बुक है ये। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले क्या है, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से जोड़ा है गरीबी के मापन को। उसके बाद जो हमारी जो कमेटी बनी थी वो नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ के फॉर्मूले। तो नीलकांत दांडेकर और एवं रथ के फॉर्मूले। ठीक है, नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ के फॉर्मूले। शॉर्ट ब्रेक में चाय हो गया, अच्छी बात है, आपने शॉर्ट ब्रेक में चाय भी पी लिया। घर में रहने के बहुत फायदे हैं आपके। शॉर्ट ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं। और हम लोग क्या है अभी स्टूडियो से यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को लगातार क्लास लेना पड़ता है। और आप लोग पढ़ाई कर रहे हो घर से, तो घर में रहने के अनेक फ़ायदे हैं।
तो उसी फायदों का लाभ उठाइए आप लोग। चाय पीते पीते पढ़िए, नाश्ता करते करते पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है गौरी जी, चलिए देख लेते हैं नीलकंठ दांडेकर और वीएम रथ ने। इन्होंने सबसे पहले क्या है, अच्छा आप पेशेंट को भी देख रहे हैं और क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, पेशेंट का भी ख्याल रख रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी जारी रख रहे हैं, मतलब दोनों काम आप लोग कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप लोग मल्टी पर्पस काम आप लोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। मतलब क्लिनिक है आपका, क्लिनिक में पेशेंट वगैरह भी आते हैं मतलब, तो उसका डॉक्टर मतलब आप ही हो, मतलब नर्सिंग स्टाफ आप ही हो मतलब। चलिए इसमें देख लेते हैं कि जो नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1971 में क्या है, एक क्या है वैज्ञानिक तरीके से गरीबी का निर्धारण का एक पैमाना यहाँ पर उन्होंने दिया वैज्ञानिक तरीके से। क्लिनिक कहाँ पर है आपका, क्लिनिक भिलाई में है क्या? लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस हुआ था, आप भिलाई में है बताए थे, क्लिनिक है आपका। पर्सनल खोले हो तो अच्छी बात है, वो तो पर्सनल आपका है तो और अच्छी बात है, आपका इनकम भी होगा और अपना काम भी आप कर रहे हैं। बेमेतरा ज़िले में है, ठीक है, अच्छी बात है। आप अगर पर्सनल क्लिनिक भी आप चला रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है आपके लिए, आपका उससे इनकम भी होता होगा और पढ़ाई भी आप जारी किए हुए हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ आप लोग कर रहे हैं। अच्छा भिलाई में फार्मेसी आप कर रहे हैं, ठीक है। मेडिकल भी खोलोगे, सब चीज़ आप ही खोल लोगे? मेडिकल फिर धीरे से आप हॉस्पिटल भी खोलोगे? मतलब पूरे मेडिकल फील्ड में आपको जाना है, ठीक है, अच्छी बात है। जिस फील्ड में पढ़ाई किए हैं आप उस फील्ड में अगर काम कर पा रहे हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। और साथ में आप पढ़ाई भी आप कर रहे हैं CGPSC की, तो ये भी अच्छा है। इनकम के साथ साथ पढ़ाई हो रही है तो ये अच्छी बात है। इससे क्या है, मेंटली प्रेशर आपको फील नहीं होता होगा। अच्छा है। तो नीलकंठ और दांडेकर जो है अच्छा इनकम आ जाता है।
इनकम बढ़िया कमा रहे हो मतलब आप लोग, पैसा वैसा बहुत कमा रहे हो मतलब, पैसा कमा रहे हो तो खर्चा भी करो उसको, खर्चा करोगे तो फिर और पैसा आएगा, जमा करके कम रखो पैसे को, खर्चा ज़्यादा करो, ज़्यादा खर्चा करोगे तो पैसा भी फिर आएगा। ठीक है। तो नीलकंठ दांडेकर जो थे उन्होंने 1971 में क्या है एक वैज्ञानिक तरीके से गरीबी का निर्धारण का एक पैमाना उन्होंने दिया 1971 में। सबसे पहले 1971 में क्या है उन्होंने इस फॉर्मूले को दिया, और यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सेम था। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग ना होकर दोनों क्षेत्रों के लिए यहाँ पर सेम था ये। तो इसमें क्या बताया गया इन्होंने कि जो व्यक्ति चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, ठीक है, 2250 कैलोरी अगर प्रतिदिन प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, ठीक है, ग्रामीण व शहरी दोनों के लिए था, ग्रामीण एवं शहरी 2250 कैलोरी 2250 कैलोरी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है कोई भी व्यक्ति, चाहे ग्रामीण इलाके का हो चाहे शहरी इलाके का हो। 2250 कैलोरी अगर वह ऊर्जा है उसको पाने में क्या है असमर्थ रहता है तो उसे क्या है गरीब माना जाता है। ठीक है, प्रतिदिन ना ये कैलोरी जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन औसतन कैलोरी प्रतिदिन, प्रतिदिन है ना ये औसतन, इतनी कैलोरी अगर वो प्राप्त करने में असमर्थ है प्रतिदिन तो उसे क्या है गरीब माना जाएगा। तो इस वैज्ञानिक तरीकों को सबसे पहले नीलकंठ दांडेकर एवं वीएम रथ के फॉर्मूले में बताया गया था जो 1971 में इन्होंने दिया था। और यह जो 1971 में तो इन्होंने दिया ये वाला फॉर्मूला, लेकिन ये आधार वर्ष जो है बेस ईयर 1961 के आधार पर दिया था। 1961 के आधार पर इन्होंने दिया था। ठीक है, 1961 के आधार पर इन्होंने दिया था। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? तो ये आपका नीलकंठ दांडेकर एवं वीएम रथ के फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसमें केवल यही जानना है आप लोग को। ठीक है, यही जानना है और इसी को क्या है शब्दों में आप लोग को लिखना है। 2250 कैलोरी भोजन प्रतिदिन औसतन प्राप्त करने में अगर ग्रामीण या शहरी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति असमर्थ होता है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। तो इसमें क्या है यही चीज़ है, इतनी सारी चीज़ें ही हैं बस इसमें। अब हमारी अगली कमेटी देखते हैं, वाई के अलग कमेटी। वाई के अलग कमेटी, वाई के अलग कमेटी। इसके बाद जो कमेटी बनी थी वह वाई के अलग कमेटी थी। ठीक है, यहाँ तक। तो इसका गठन कब किया गया था? 1979 में इसका गठन किया गया था। गठन कब किया गया था? गठन किया गया था आपका 1979 में इसका गठन किया गया था।
और इसने जो इसका जो आधार वर्ष था, दांडेकर वाली जो कमेटी है, इसका जो आधार वर्ष था 1961, इसको बदलकर इसने कर दिया था आपका 1973-74। आधार वर्ष को बदल दिया था, आधार वर्ष को कर दिया था 1973 और 74, इसने ये कर दिया था। क्लियर है यहाँ तक? वाई के अलग कमेटी, यहाँ तक सभी को क्लियर? तो आधार वर्ष आपका 1973-74 कर दिया था। अब जैसे कि नीलकंठ दांडेकर वाले में क्या था आपका, ग्रामीण एवं शहरी दोनों के लिए क्या है, सेम क्राइटेरिया था यहाँ पर, 2250 कैलोरी भोजन, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हो चाहे शहरी क्षेत्र का व्यक्ति हो। ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हो चाहे शहरी क्षेत्र का व्यक्ति हो, दोनों के लिए क्या है, सेम क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया था। लेकिन वाई के अलग कमेटी ने इसे अलग करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग और शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए अलग अलग इसने विभाजन कर दिया। तो ग्रामीणों के लिए क्या निर्धारित किया इसने, ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण जो थे, ठीक है, जो ग्रामीण परिवेश में रहते थे व्यक्ति, उनके लिए क्या, कितनी कैलोरी का निर्धारण किया इसने, 2400 कैलोरी। और जो शहरी थे उसके लिए कितना था, 2100 कैलोरी। कैलोरी। तो ग्रामीण थे वो 2400 और शहरी जो थे वह 2100। ठीक है, तो ग्रामीण 2400 और शहरी 2100 यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो इसने क्या है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग विभाजन यहाँ पर कर दिया था वाई के अलग कमेटी के अनुसार। इस कमेटी ने ये किया था, दोनों के लिए अलग अलग मात्रा यहाँ पर निर्धारित की थी। अब इसके बाद जो कमेटी बनी थी वो थी आपकी लकड़वाला कमेटी। लकड़वाला कमेटी, लकड़वाला कमेटी या समिति बोल सकते हैं। तो इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन जो है आपका 1989 में किया गया था। 1989 में इसका गठन यहाँ पर किया गया था। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो 1989 में क्या है आपका लकड़वाला कमेटी का गठन किया गया था। सिंघम कमेटी, सिंघम कमेटी कौन सा है,
सिंघम कमेटी, कौन से कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं आप? वो किसी और विषय को लेकर होगी कमेटी, सिंघम कमेटी। एक नरसिंहम कमेटी है, नरसिंहम, वो वित्तीय सुधार को लेकर है। ठीक है, वित्तीय सुधार को लेकर वो कमेटी है, नरसिंहम कमेटी। इसमें नहीं है इस तरीके का नाम, इसमें जो नाम है वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो इसका गठन 1989 में यहाँ पर किया गया था, लकड़वाला कमेटी में। तो इसने क्या है, अलग अलग राज्यों के लिए इसने क्या रिपोर्ट एक पेश की थी 1993 में। इसने क्या है अपनी रिपोर्ट पेश की थी। गठन क्या है 1989 में हुआ था और रिपोर्ट इसने क्या है 1993 में पेश की थी। इसने क्या है, जितने भी राज्य हैं देश में, जितने भी राज्य थे, सभी राज्यों के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा, सभी राज्यों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण करने का सुझाव इस कमेटी ने दिया था, लकड़वाला कमेटी ने। ठीक है, सभी राज्यों के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा होगी, ऐसा सुझाव इस कमेटी ने यहाँ पर दिया था। जैसे कि मान लो 30 राज्य हैं या 35 राज्य हैं, तो सभी राज्यों में क्या है, अलग अलग निर्धनता रेखाएं होंगी या गरीबी रेखा का निर्धारण सभी राज्यों के लिए अलग अलग होगा। तो ऐसा इस कमेटी ने क्या है यहाँ पर सुझाव दिया था। ठीक है, सभी राज्यों के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा का सुझाव यहाँ पर दिया गया था। अलग अलग निर्धनता रेखा का सुझाव। ठीक है, सभी राज्यों हेतु अलग अलग निर्धनता रेखा का सुझाव यहाँ पर इस कमेटी के द्वारा यहाँ पर दिया गया था, लकड़वाला कमेटी के द्वारा। ठीक है, मान लो जितने राज्य हैं तो उतनी गरीबी रेखा का निर्धारण होगा। इस तरीके से इस कमेटी ने क्या है सुझाव दिया था। और इस राज्य ने प्रत्येक राज्य में क्या है, जो शहरी क्षेत्र, शहरी जो व्यक्ति है, प्रत्येक राज्य में जो शहरी व्यक्ति है और जो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हैं, उनके लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक की यहाँ पर इसने बात की थी। ठीक है, प्रत्येक राज्य में दो टाइप के लोग होंगे, एक शहरी क्षेत्र के लोग होंगे और एक ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे। तो उनके लिए अलग अलग क्या है, इसने मूल्य सूचकांकों की बात अपनी रिपोर्ट में यहाँ पर पेश की थी, मूल्य सूचकांकों की बात। सुरेश तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति भी है इसमें। ठीक है, ये सब समितियां हैं इसमें। ठीक है, उसी को पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। तो अलग अलग मूल्य सूचकांकों की यहाँ पर बात की थी इसने। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के लिए इसने, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा निर्धारित करने के लिए इसने क्या बोला था, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के लिए इसने क्या बोला था, इसने ग्रामीण क्षेत्र की निर्धनता के लिए। तो इस समिति ने कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया था। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिकों के लिए, कृषि श्रमिकों हेतु
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव। ठीक है, कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का यहाँ पर सुझाव यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए दिया था इसने। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा और शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा के लिए इसने कौन सा सूचकांक दिया? शहरी क्षेत्र में जैसे औद्योगिक श्रमिक रहते हैं तो उनके लिए, शहरी श्रमिकों के लिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी भिन्न कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। ठीक है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था, तो वहीं शहरी क्षेत्र के लिए क्या था यहाँ पर? औद्योगिक श्रमिकों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, ये सुझाव इसने लकड़वाला समिति ने यहाँ पर दिया था। क्लियर है यहाँ तक चीजें? सभी को चीजें क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? लकड़वाला कमेटी। अब हम अगली कमेटी पढ़ेंगे, सुरेश तेंदुलकर समिति, जो गौरी जी ने पहले ही बता दिया है, सुरेश तेंदुलकर समिति, उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छी बात है कि आपको ये कमेटियों का नाम याद है, वरना क्या है एग्जाम में पूछ लेता है कई बार, कमेटी का नाम पूछ लेगा, नाम दे देगा और ये किससे संबंधित है ऐसा पूछ लेता है। ठीक है, आपको याद है तो अच्छी चीज़ है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला गया है सुरेश तेंदुलकर समिति में। सुरेश तेंदुलकर समिति, तो इसका जो 2004 में क्या है, सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में क्या है, एक समिति का गठन हुआ। 2004 में क्या है, 2004 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में ठीक है, 2004 में क्या है, सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ। तो 2004 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ, जिसने क्या है 2009 में अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी। 2009 में क्या है, रिपोर्ट इसने दी। ठीक है, 2009 में इसने रिपोर्ट यहाँ पर सरकार के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत की इसने।
अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, इसने क्या है, पहली बार क्या है, मासिक प्रति व्यय उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी का निर्धारण, इसका सुझाव दिया गया है। मासिक प्रति व्यय उपभोग व्यय, रिपोर्ट में क्या बोला गया है, मासिक प्रति व्यक्ति इसका सुझाव इसने सबसे पहले दिया। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, इसका सुझाव इसने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट में दिया था। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। तो इसने क्या है, कुछ निर्धारण यहाँ पर किया। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसने जो यहाँ पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय बताया यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसने क्या निर्धारण किया यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए और शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग निर्धारण किया। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना था, 468, 446, 400 कितना है आपका 46, और इसमें कितना था 578 रुपये, 446 रुपये और 578 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना था आपका 446 और शहरी क्षेत्र के लिए कितना था आपका 578 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का है और वह क्या है 446 रुपये महीना उपभोग नहीं कर सकता है, ठीक है, उससे कम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता या उतना भी नहीं कर सकता। इसके नीचे अगर वो उसकी क्षमता क्या है उससे कम उपभोग व्यय करने की हो महीने में, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति की 446 रुपये से कम हो, तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। और वही क्या है शहरी क्षेत्र के लिए क्या है 578। शहरी क्षेत्र के लिए आपका क्या क्राइटेरिया रखा गया है 578 रुपये। शहरी क्षेत्र का अगर व्यक्ति अगर 578 रुपये मासिक उपभोग व्यय करने में असमर्थ है तो इसे क्या है गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसने 2 क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, अब 2004-05 में एक कमेटी बनी थी, तो 2004-05 में क्या है इस कमेटी के क्राइटेरिया के हिसाब से, इस कमेटी के क्राइटेरिया के हिसाब से क्या है आपका, तो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण आबादी का 42% लगभग गरीबी रेखा के नीचे आता था। इस क्राइटेरिया के नीचे, इस क्राइटेरिया के अनुसार जो ग्रामीण आबादी टोटल थी देश की 2004-05 में, उस ग्रामीण आबादी का जो है 42% गरीबी रेखा के नीचे आता था। और शहरी आबादी का क्या है, 2004-05 की बात कर रहा हूँ ना मैं, और शहरी आबादी का
25.7% आपका जो है 25.7% आपका इस गरीबी रेखा के नीचे यहाँ पर आता था। इस जो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय दिया गया है उसके हिसाब से जो 2004-05 में जो ग्रामीण आबादी का 42% आपका गरीबी रेखा के नीचे आता था और शहरी आबादी का 25.7% यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे यहाँ पर आता था। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इतनी सारी कमेटियाँ हमने देखी यहाँ पर, सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया हमने कि कौन कौन सी कमेटियों ने क्या क्या क्राइटेरिया समय समय पर पेश किए हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तेंदुलकर कमेटी हो गया हमारा, ठीक है, तेंदुलकर कमेटी हो गया यहाँ पर। तो तेंदुलकर कमेटी के बारे में हो गया। अब हमारी अगली कमेटी है जो वो है हमारी सी रंगराजन कमेटी, रंगराजन समिति, सी रंगराजन कमेटी। तो सी रंगराजन जो कमेटी है उसके बारे में क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सी रंगराजन कमेटी के बारे में। अभी तक हमने 3-4 कमेटियों को देख लिया हमने, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये वाली कमेटी जो है आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी जो अगली कमेटी है सी रंगराजन, उसको कल की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं आज की क्लास को। तो कल भी आप लोग को रेगुलर ज्वाइन होना है, ठीक है। इसी टाइम पे हमारी इकोनॉमी की क्लास होगी और मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को लाइव जुड़ने के लिए। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।